हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। हमने बीएलआई का कोर्स स्टार्ट किया था। हमने सिलेबस जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो हमने इग्नू यूनिवर्सिटी का लिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से बीएलआई का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नू का सिलेबस। उनका जो कोर्स मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इग्नू का सिलेक्ट किया है स्टडी मटेरियल। तो हमने ऑलरेडी मॉडर्न सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम नॉलेज सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। हम बीएलआई का एक बीएलएस कोर्स में जो बीएलआई 221 है उस कोड का यूनिट 1 कर रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। डेफिनेशन देख लेते हैं ऑफ नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई। इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर बाय नॉलेज एज अ कोर्स रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन constitutes the criteria for designating advanced modern society as a knowledge society। नॉलेज क्या है? नॉलेज बेसिकली, अगर नॉलेज सोसाइटी वो है जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके पास कोई भी कंपनी हो, कंपनी में बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं और बहुत तरह का कंपटीशन होता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि जो जिस प्रोजेक्ट के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपने उनका एक कोई प्रोजेक्ट है उन्होंने 3-4 कंपनीज़ को बोल दिया है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप हमें अपना दिखाओ कि आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सफिशिएंटली स्ट्रक्चर कर पाओगे, मतलब सफिशिएंटली बना पाओगे, जिसमें पैसा भी ज़्यादा ना लगे, क्वालिटी भी मेंटेन हो और ड्यूरेशन भी ज़्यादा ना लगे। तो अगर जो मान लो मीटिंग होती है, सब अलग कंपनीज़ के लोग गए हैं, सब ने अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसमें से जो बेस्ट होगा वो उस जो प्रोजेक्ट होल्डर है, जो ओनर है, जिसका प्रोजेक्ट है, वो उसको चूज़ करेगा, है ना, राइट। तो वो कैसे होगा? अगर मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी कि जो कंपटीशन, मतलब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। अगर आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा जिससे आप अपना जो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो वो इफ़ेक्टिव हो और ऐसा हो कि आप उसे ट्रैक कर सको, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो करेगी ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप उस पर काम करोगे, आप ग्रो करोगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो वही चीज़ है, नॉलेज बहुत फैक्टर करता है किसी भी फील्ड में हो। नॉलेज बेसिकली ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का सोर्स समझ लो। अगर आपके पास नॉलेज है, आप ग्रो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, तो हम कुछ ऑथर्स के देख लेते हैं। ये है स्टीव पैनो 2005 में उन्होंने एक बोला था, तो उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ सोसाइटी इन विच नॉलेज प्लेज अ क्रूशियल एंड डिसिसिव रोल with its entire mechanism and organization gives an impetus for new knowledge। ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, पहले आपके पास क्या होता है? डेटा होता है, डेटा से आप इंफॉर्मेशन बनाते हो, ठीक है। फिर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है, जब वो आपके इंटेलेक्चुअल से मिक्स होती है, तब वो आपकी नॉलेज बन जाती है, ठीक है ना। और फिर उसमें जब आपका एक्सपीरियंस ऐड होता है, तब वो आपकी विजडम बन जाती है। तो इस तरीके से ये नॉलेज, डेटा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, उससे आपकी न्यू नॉलेज भी बनेगी, है ना।
आपके पास ऑलरेडी मान लो आपको कभी इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपने उससे नॉलेज बना ली, अब उससे आप नई नॉलेज भी तो बना सकते हो। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की है यहाँ पर ऑथर ने। इंश्योरिंग द कंडीशन ऑफ इट्स इंसेप्शन एंड यूज विच फर्दर इंक्रीज न्यू नॉलेज, राइट, न्यू नॉलेज इंक्रीज हो रही है, जैसे कि मैंने बताया। सोसाइटी इज देयर फॉर स्ट्रक्चर्ड ऑन नॉलेज, इट इज़ सिंपली डीपली penetrated so that complete functioning of society including the entire development and progress rest on the knowledge। वही है, वो कहने की ये कोशिश कर रहा है, जो पूरी सोसाइटी का जो फंक्शनिंग हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेवलपमेंट बोलो, प्रोग्रेस बोलो, वो रेस्ट ऑफ ऑन डिपेंड्स ऑन द नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, आप न्यू नॉलेज बनाओगे और ग्रो भी करोगे, प्रोग्रेस करोगे, डेवलप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉडर्न आईसीटी हैज़ कनेक्टेड विद वर्ल्ड ऑन ऑल लेवल सो क्लोजली। ये सब हम सब जानते हैं कि आईसीटी ने क्या किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट की है, जिससे कि हम ग्रो करने लगे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज है, जिस वजह से हम ग्लोबली भी कनेक्ट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के वजह से स्पीड भी बहुत आ गई है हमारे अंदर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दैट द एंटायर ग्लोबल हैज़ बिकम अ नेट फ्रॉम विच वी कैन कनेक्ट प्रैक्टिकली फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होता है, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा किसी टॉपिक को लेके, तो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर हो रहे हैं, आपके पास आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी है और आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। ठीक है ना, अगर आपने फिर तीसरे से कंटैक्ट करोगे तो आपके पास तीन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करके ग्रो कर सकते हैं और नॉलेज, न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द पॉसिबिलिटी एंड द स्पीड ऑफ कम्युनिकेटिंग, द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड द एक्विजिशन ऑफ libraries, information and knowledge based societies, new ideas, views, mention not to mention the experience of its are so incredible that Manuel Castells rightly called today's society a network society। मैनुअल कैस्टल जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्ट हो रहा है, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, लाइब्रेरी ग्रो कर रही है, लाइब्रेरी क्या कहते हैं, उसमें न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, नॉट टू मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स आर सो इनक्रेडिबल। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैनुअल कैस्टल थे उन्होंने कहा कि अब जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ये सोसाइटी नेटवर्क सोसाइटी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, knowledge is more connected with an individual, it is today the characteristics of the society as a whole and interconnected society। ये सब हम जानते हैं कि नॉलेज जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है ना, वो आज के टाइम पे वो कनेक्टेड है। ठीक है, सोसाइटी से। इट इज़ परफेक्ट नॉलेज सोसाइटी ऑल पीपल हैव। ठीक है ना, वन ओपन एंड टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओपन है, टाइमली एक्सेस है, आपको जिस टाइम पे आपको कुछ भी चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए आपको अवेलेबल हो रहा है, किससे, टेक्नोलॉजी से अवेलेबल हो रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द कैपेसिटी टू एब्जॉर्व एंड इंटरप्रीट द इंफॉर्मेशन। कैपेसिटी है, एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, इंटरप्रीट कर पा रहे हैं। एवेन्यूज़ एंड opportunity to use knowledge and decision making and for transformation to high quality lives। हम अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। ठीक है, हम यूज़ कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रही है, हमारी क्वालिटी, हाई क्वालिटी लीव्स हो रही है। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, कैसे हम स्टैब्लिशमेंट करते हैं नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को, चलिए देखते हैं। तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
such a society is a political process. जो establishment है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है. इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन. क्यों? क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट, सपोज अगर हमारी गवर्नमेंट जो आजकल जो आपने देखा होगा में डिजिटल इंडिया करके जो हमारा स्कीम आया हुआ है, जिससे आजकल कोई भी पेमेंट हो, कुछ भी करना, आपको कोई बिल पे करना है, आपको गैस सिलेंडर बुक करना है, कुछ भी करना है, आपको रेंट देना है, आप सब चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो. तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड तो हमारी गवर्नमेंट ही करेगी ना. तो इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो करता है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है. ठीक है. The process of establishing a knowledge-based society would be facilitated if one would define benchmark indicators providing the quantifiable measurement indicating whether we are going in the right direction and how far we have progressed. In fact, the essence of progress is to assure order among changes and preserve changes mind orders. ये हमें नॉलेज जो इस्टेब्लिशमेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसेस होता है, वो बेसिकली हमें एक और चीज़ सिखाता है. अगर वो मान लो अगर वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक हमें चाहिए, तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा. जो हमारा मतलब जो हमारा जो फंक्शन है वो ढंग से काम नहीं करेगा. तो उसको उस बेंचमार्क तक हमें अगर लेके जाना है, ये जो प्रोग्रेस है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है तो उसे उसके बेंचमार्क तक पहुंचना पड़ता है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम, एक मिशन का जो प्रोग्रेस होता है, उससे गवर्नमेंट आगे के लिए चेंजेस बोलो, उसमें चेंजेस करने हैं कि हमें मतलब मान लो कोई स्कीम है वो सक्सेसफुल नहीं है, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं, इसके बारे में एक डायरेक्शन भी मिलती है कि हमने जो पहले जो स्टेप्स लिए थे वो कुछ गलत हो गए थे, हमें कुछ और इसमें इनोवेशन करना पड़ेगा, जिस वजह से इसको हमें प्रोग्रेस करवाना है. ठीक है ना. तो इस तरीके से काम करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? जैसे मैंने पहले आपको डिफ़ाइन किया था कि नॉलेज जो है वो इकोनॉमी में किस तरीके से काम करता है. ठीक है. यहाँ देख लेते हैं. In order to facilitate economic analysis, this synapse can be made between different kinds of knowledge which are important in knowledge-based economy. Know what? इकोनॉमी में नॉलेज किस तरीके से काम करता है, उसके कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहे हैं. ठीक है. तो क्या क्या है? नो व्हाट, हमें पता करना है कि क्या है ये. ठीक है. क्यों है ये. नो व्हाई. नो हाउ, कैसे है ये. और नो हु, कौन करेगा इसे. ठीक है. तो ये है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा. ठीक है. इसको और भी ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देके. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नॉलेज इज़ अ मस्ट बॉर्डर कंसेप्ट देन इंफॉर्मेशन. ठीक है. नॉलेज क्या है, वो थोड़ा सा बॉर्डर हो जाता है. ठीक है ना. इंफॉर्मेशन थोड़ा सा वाइड एरिया हो गया. ठीक है. विच इज़ जनरली, जो नॉलेज है वो किस पे बेसिकली जनरली डिपेंड्स करता है, तो वो करता है नो व्हाट और नो व्हाई. मतलब क्या 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 हमें जानना है और क्यों हमें जानना है. ठीक है. तो ये जो कंपोनेंट है ये नॉलेज के कोर कंपोनेंट बोल सकते हो आप. ठीक है. दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ नॉलेज विच कम्स क्लोजेस्ट टू द बीइंग मार्केट कमोडिटीज और इकोनॉमिक रिसोर्स टू बी फिटेड इनटू economy, production, functions. Other type of knowledge and particularly know how and know who are the more of tacit knowledge which are more difficult to quantify and measure.
ठीक है। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो नॉलेज, जैसे ये अगर हम इसकी बात करें व्हाट और वाई की, तो ये ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं हाउ एंड हु की, तो ये टैसिड नॉलेज हो जाती है। टैसिड नॉलेज क्या होती है? टैसिड नॉलेज वो होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आप ब्रीफ नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली जो आपके माइंड में होती है। जब मान लीजिए जब आपके पास कोई नया आइडिया आ रहा होता है, उसकी जब क्रिएशन हो रही होती है आपके माइंड में, तो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैसिट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या है। द टर्म KBE वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD, इन्होंने इसे पहली बार क्या कहते हैं कॉइन किया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और डिफाइन एज अ इकोनॉमी विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। कब किया था? 1996 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू फुल्ली अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ KBE नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक concepts and measures are required which tracks phenomena beyond conventional market transaction. In general, it was suggested by OECD that improved indicators for the KBE are needed for the following tasks. यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट्स वालों ने KBE को और रिफ़ाइन किया और इसको टेस्ट किया और कुछ सजेशंस दिए हमें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमें अवेलेबल करवाए जिससे ये और इम्प्रूव और अच्छे से काम कर सकता है। पहला क्या है? मेजरिंग नॉलेज इनपुट्स, हमें मेजर करना है नॉलेज इनपुट्स को। ठीक है, मेजरिंग नॉलेज स्टॉक एंड फ्लोज, उसके फ्लो को देखना है। मेजरिंग द उसके आउटपुट्स को देखना है, आउटपुट्स क्या है। मेजरिंग नॉलेज नेटवर्क्स, उसका नेटवर्क क्या है। और मेजरिंग नॉलेज एंड लर्निंग, उससे हम लर्न क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक ने भी हम उन्होंने भी कुछ इस पर अपनी राय दी थी, बोल सकते हैं हम, तो वो हम देख लेते हैं। वो क्या है? द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द नॉलेज असेसमेंट methodology and scorecard. They have formulated the set of 63 variable as proxy for 4 areas that they consider essential in the development of knowledge based economy. उन्होंने 63 वेरिएबल्स को चेक किया। पहली चीज़ ये आप याद रखें, 63 वेरिएबल्स को चेक किया, उसमें से उन्होंने 4 एरिया कंसीडर किया इसेंशियल में। ठीक है, जो क्या इसेंशियल है, 4 एरियाज़ उनके इसेंशियल है, जो 4 पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए हैं जो कि बहुत इसेंशियल है किसके लिए? इकोनॉमिक बेस्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए। तो पहला क्या है? इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल रिजीम टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द सफिशिएंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू नॉलेज एंड फ्लरिशिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि प्रोवाइड करें इंसेंटिव्स, इफ़िशिएंट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी यूज़, उसकी जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए जिससे एंटरप्राइज़ को प्रॉफिट हो। ठीक है, एजुकेट करना चाहिए, स्किल्ड पॉपुलेशन क्रिएट, भाई हम उन्हें स्किल्ड नहीं करेंगे, कैसे सिखाएंगे? क्रिएट, शेयर एंड यूज़ नॉलेज वेल, हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनेमिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किस चीज़ के लिए? इफ़ेक्टिव
कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। इफेक्टिव इनोवेशन सिस्टम होना चाहिए फर्म में, रिसर्च होनी चाहिए सेंटर में, यूनिवर्सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, फर्म है, रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हो, एक इनोवेशन सिस्टम इफ़िशिएंट होना चाहिए, तभी ग्रो करते हो। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी ग्राफ होता है उसका जो चार्ट होता है वो ऐसे शुरू होता है, ठीक है ना, एक टाइम आता है वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है, देन वो फिर डिक्लाइन होने लगता है। अगर आप डिक्लाइन से पहले पहले आपने कोई इनोवेशन नहीं की तो आप ऊपर नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। अब ऐसे ग्राफ चलता है, तो ठीक है ना, या तो आपको ग्रो करना है तो आपको फिर कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा, फिर आप नीचे आने लगोगे, फिर आपको ऊपर उठना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप यहीं से नीचे पहुंच जाओगे, ठीक है, फिर यहीं से नीचे पहुंच जाओगे। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके बाय।